रात के 3 बज रहे हैं। तुम्हारे कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज है। बाकी दुनिया सो चुकी है। लेकिन तुम उस एक बात को सोच रहे हो जो तुमने 5 साल पहले कही थी। उस इंसान को याद कर रहे हो जिसने तुम्हें इग्नोर किया था। उस मौके को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। बाहर सब शांत है, लेकिन अंदर अंदर एक पूरा महासागर लहरा रहा है। हजारों आवाजें, हजारों सवाल, हजारों काश। तो क्या ये शोर कभी खत्म होगा? क्या कभी सुकून मिलेगा? ये शोर तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम उसे फ्यूल देते रहोगे। दिमाग का काम सोचना है, लेकिन हर सोच को सच मानना तुम्हारी चॉइस है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में नहीं। लेकिन अभी, इस पल में, तुम क्या करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। पार्ट 1, वो चीजें जो तुम्हारे हाथ में नहीं थी। मेरा एक दोस्त था, राहुल। हमेशा मुस्कुराता रहता था। ऑफिस में सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता। प्रोजेक्ट्स पूरे करता, डेडलाइंस मीट करता, टीम की मदद करता। लेकिन एक दिन मैंने देखा वो लिफ्ट में अकेला खड़ा था, आंखें बंद, माथे पर गहरे बल। मैंने पूछा, राहुल सब ठीक है? उसने आंखें खोली और बोला, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रात रात भर काम करता हूँ, वीकेंड सैक्रिफाइस करता हूँ, फिर भी प्रमोशन उसे मिली जिसने सिर्फ बॉस की हाँ में हाँ मिलाई, पॉलिटिक्स खेली। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैंने कहा, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो फिर? मैंने कहा, राहुल तुम्हारे कंट्रोल में क्या था? वो रुक गया, सोचने लगा। मेहनत, उसने कहा। और बाकी सब? बॉस का डिसीजन, कंपनी की पॉलिटिक्स, दूसरे लोगों का बिहेवियर। मैंने कहा, तो तुम ऐसी चीजों के लिए खुद को क्यों पनिश कर रहे हो जो तुम्हारे कंट्रोल में थी ही नहीं? वो चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया, वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा था जिसके रूल्स किसी और ने बनाए थे। हम जिंदगी भर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। किसी का बिहेवियर, किसी का डिसीजन, किसी की राय, किसी का प्यार, ये सब चीजें हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो वो मुझे पसंद करेगा। अगर मैं परफेक्ट हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं खुद को बदल दूं तो वो भी बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, हर इंसान अपने जख्मों, अपनी कहानियों, अपने डर, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से रिएक्ट करता है, तुम्हारी वजह से नहीं। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो हो सकता है वो खुद से लड़ रहा हो। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता तो हो सकता है उसके अंदर कुछ टूटा हुआ हो। जब कोई तुम्हें जज करता है तो हो सकता है वो खुद को जज कर रहा हो। उनका बिहेवियर उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम उसे अपने मन में कितनी जगह दोगे। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम उनके बिहेवियर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ोगे या नहीं। इवेंट और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है। उसी गैप में तुम्हारी फ्रीडम छुपी है। अगली बार जब कोई तुम्हें हर्ट करे, 1 मिनट रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? अगर नहीं था तो एक और गहरी सांस लो और कहो, ये उनकी कहानी है, मेरी नहीं। मैं इसे पर्सनली नहीं लूंगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरों का बिहेवियर तुम्हारी वर्थ की रिसीट नहीं है, वो उनकी अपनी कहानी का रिफ्लेक्शन है। क्या आपने कभी किसी को बदलने की कोशिश में खुद को खो दिया है? कमेंट में लिखिए। पार्ट 2, पुराने जख्म और उनकी खुजली। मैं एक बार अपनी माँ के पास बैठा था। वो पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। धूल उड़ रही थी, पुराने कपड़ों की खुशबू आ रही थी। अचानक एक फोटो निकली, मेरे दादाजी की, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ी फटी हुई। माँ ने फोटो हाथ में ली और कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, काश मैंने उनसे आखिरी बार बात कर ली होती। उस दिन झगड़ा हो गया था ना, मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और फिर अचानक वो चले गए। अब कभी माफी नहीं मांग सकती। मैंने कहा, माँ ये 15 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, पता है, लेकिन रोज याद आती है। रोज सोचती हूँ काश वो दिन वापस आ जाए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ उस दिन आप जो भी थीं, आपने अपने हिसाब से सही किया था। आप इंसान हैं, परफेक्ट नहीं। दादाजी भी जानते थे ये। उन्होंने आंखें पोंछी और मुस्कुराईं। शायद तू सही कह रहा है। पास्ट एक क्लोज चैप्टर है, एक ऐसी किताब जो पूरी हो चुकी है, लेकिन हम उसे बार बार खोलते हैं। हम उसे पढ़ते हैं, रोते हैं, खुद को कोसते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा नहीं कहा होता। हम उस सीन को अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं, डिफरेंट एंडिंग्स इमेजिन करते हैं, सोचते हैं अगर मैं चुप रहता तो। लेकिन सच ये है, उस मोमेंट में, उस दिन, उस सिचुएशन में तुमने जो किया वो तुम्हारे हिसाब से सही था।
तुम्हारे पास उतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, उतनी ही समझ थी, उतनी ही मैच्योरिटी थी। तुम उस टाइम के वर्जन को जज कर रहे हो आज के वर्जन से। ये अनफेयर है। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है, लेकिन उसमें रहा नहीं जा सकता। जब तुम किसी पुराने जख्म को बार बार नोचते हो तो तुम उसे भरने नहीं देते, तुम उसे ताज़ा रखते हो। हर बार थोड़ी सी हीलिंग होती है और फिर तुम उसे फिर से खोल देते हो और फिर शिकायत करते हो कि वो क्यों नहीं भर रहा। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम उस जख्म को छूना बंद करते हो। जब कोई पुरानी बात दिमाग में आए तो ये ट्राई करो। 1. एक्नॉलेज करो, हाँ ये हुआ था, ये पेनफुल था। 2. कंपैशन रखो, उस टाइम मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी से डील कर रहा था। 3. जेंटली रीडायरेक्ट करो, लेकिन अब मैं प्रेजेंट में हूं और मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। एक जर्नल रखो, जब पास्ट की कोई मेमोरी आए तो उसे लिख दो, फिर उसके नीचे लिखो आई रिलीज दिस विद लव। राइटिंग थेरेप्यूटिक होती है। थॉट्स को कागज पर उतारने से दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है। पास्ट एक टीचर है, जेल नहीं। उससे सीखो, लेकिन वहां रहो मत। फॉरवर्ड देखो, बैकवर्ड नहीं। क्या आपके पास भी कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको रात में जगाती है? कमेंट में शेयर कीजिए। पार्ट 3, फ्यूचर के भूत और प्रेजेंट का सैक्रिफाइस। मेरी बहन एग्जाम दे रही थी, सीए फाइनल्स। ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। किताब खुली थी, हाइलाइटर हाथ में था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। ब्लैंक स्टेयर, जैसे वो फिजिकली वहां है लेकिन मेंटली कहीं और। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, भैया अगर मैं फिर फेल हो गई तो? ये तीसरा अटेम्प्ट है, लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव्स पूछेंगे अभी तक पास नहीं हुई, पापा डिसअपॉइंटेड होंगे, मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, करियर। मैंने कहा, रुको, तुम अभी एग्जाम दे रही हो? नहीं, तो फिर फेल कैसे हो गई? वो चुप हो गई। मैंने कहा, देखो, तुम अभी इस चैप्टर को समझ रही हो या फ्यूचर में फेलियर को इमेजिन कर रही हो? दोनों साथ नहीं हो सकता। उसने किताब की तरफ देखा, फिर मुझे देखा, फिर धीरे से बोली, तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा, तो वापस आओ इस पेज पर, इस मोमेंट में। एंजाइटी ज्यादातर फ्यूचर की होती है। हम अभी यहाँ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं आगे भाग रहा होता है, फ्यूचर की इमेजिनरी डिजास्टर्स बना रहा होता है। अगर ये हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या होगा? ये सारे सवाल अभी के नहीं हैं, ये फ्यूचर के घोस्ट्स हैं जो प्रेजेंट को हॉन्टेड हाउस बना देते हैं। सच ये है, तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ प्रेजेंट में एक्शन ले सकते हो, प्रेजेंट में डिसीजन ले सकते हो, प्रेजेंट में अपना बेस्ट दे सकते हो। जब तुम आउटकम के बारे में सोचते सोचते थक जाते हो तो तुम्हारे पास एक्चुअल काम करने की एनर्जी ही नहीं बचती। तुम्हारा फोकस स्कैटर हो जाता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। एंजाइटी फ्यूचर के अनसर्टेन आउटकम से आती है, लेकिन अगर तुम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करो तो वो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। इमेजिन करो, तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हारे पास एक छोटी सी टॉर्च है। अगर तुम पूरे कमरे को एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर तुम बस अगले कदम को रोशनी में रखो, अगली सीढ़ी को देखो, तो तुम धीरे धीरे पूरे कमरे से बाहर निकल जाओगे। लाइफ भी वैसे ही है। जब भी एंजाइटी महसूस हो, खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. अभी इस मोमेंट में मेरा अगला छोटा स्टेप क्या है? 2. क्या मैं फिजिकली सेफ हूं राइट नाउ? 3. क्या ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब अभी मौजूद है? अगर आंसर नहीं है तो वो फ्यूचर एंजाइटी है। जेंटली अपने आप को वापस प्रेजेंट में लाओ। एक टेक्निक है 5 4 3 2 1। 1. 5 चीजें देखो। 4. 4 चीजें छुओ। 3. 3 आवाजें सुनो। 4. 2 खुशबू सूंघो। 5. एक चीज टेस्ट करो। ये तुम्हें इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। एक्शन प्रेजेंट में होता है, आउटकम फ्यूचर में। प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। फ्यूचर में इमेजिनरी बैटल्स लड़ने से अच्छा है प्रेजेंट में रियल एक्शन लो। क्या आप भी कभी इतना सोचते हैं कि करना भूल जाते हैं? कमेंट में बताइए। पार्ट 4, स्पीड की दौड़ और माइंड का थक जाना। मैं अपने कजिन अर्जुन के घर गया था। 24 साल का लड़का टेक स्टार्टअप में काम करता है। वो कंटिन्यूसली फोन देख रहा था, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर फीड्स, लिंक्डइन अपडेट्स। मैंने नोटिस किया वो खाना भी खाते वक्त फोन देख रहा था, टीवी भी चालू था, लैपटॉप भी खुला था। मैंने पूछा, अर्जुन तुम्हें कभी बोर नहीं होता? उसने सरप्राइज्ड होकर देखा। बोर? भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है बोर होने का। देखो कितने मैसेजेस आ रहे हैं,
ये प्रोजेक्ट डेडलाइन है, वो मीटिंग है, ये रील वायरल हो रही है। मैंने कहा, बस 5 मिनट, फ़ोन रख दो और चुप बैठकर कुछ मत करो। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट, ट्राई करके देखो। रिलक्टेंटली उसने फ़ोन रखा। 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। भैया ये बोरिंग है, कुछ करना पड़ेगा, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। मैंने कहा, एग्जैक्टली, तुम्हारा दिमाग स्लो होना भूल गया है। तुम्हें हर सेकंड में स्टिमुलेशन चाहिए। साइलेंस से डर लगने लगा है। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट है। इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशंस की बारिश। हर 2 मिनट में स्क्रीन देखते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी है, जैसे दुनिया रुक जाएगी अगर 10 मिनट फ़ोन नहीं देखा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाहर सब फास्ट है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड भी उसी स्पीड में दौड़ने लगा है। हम खाना खाते वक्त अगली मीटिंग के बारे में सोचते हैं, किसी से बात करते वक्त फ़ोन चेक करते हैं, एक मूवी देखते वक्त दूसरी मूवी का ट्रेलर देखते हैं। हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट। जब दिमाग हर समय फास्ट रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है तो नॉर्मल पेस बोरिंग लगने लगती है, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, स्लो कॉन्वर्सेशंस इरिटेटिंग लगती हैं। यहीं से एंग्जाइटी जन्म लेती है। स्पीड और अर्जेंसी एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। स्लोइंग डाउन का मतलब लेजी होना नहीं है, इसका मतलब है अपने माइंड को रीसेट करना, उसे बताना कि अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, सब ठीक है। जिंदगी एक रेस नहीं है जो हर सेकंड जीतनी है। आज से ये ट्राई करो, दिन में बस 10 मिनट स्लो करो, फोन साइलेंट रखो, टीवी बंद रखो, बस बैठो। अपनी सांसों को महसूस करो, कैसे हवा अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है। पहले अनकंफर्टेबल लगेगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ प्रोडक्टिव करो। लेकिन उस डिस्कम्फर्ट को फील करने दो। वो डिस्कम्फर्ट ही प्रूफ है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिकैलिब्रेट हो रहा है। एक और सिंपल प्रैक्टिस है, जब तुम कोई एक काम करो सिर्फ वही काम करो। चाय पीते वक्त सिर्फ चाय पियो, उसकी वार्मथ फील करो, उसकी स्मेल लो, उसका टेस्ट एंजॉय करो। किसी से बात करते वक्त एक्चुअली सुनो, इंटरप्ट मत करो, रिप्लाई सोचते मत रहो, बस सुनो। ये छोटी छोटी स्लोनेस की मोमेंट्स तुम्हारे माइंड को बहुत बड़ा रेस्ट देती हैं। स्पीड और एफिशिएंसी एक ही चीज़ नहीं है। जो ज़रूरी है वो अक्सर धीरे होता है, जो बहुत तेज़ है वो ज़्यादातर सुपरफिशियल होता है। क्या आप बिना फ़ोन के 10 मिनट बैठ सकते हैं? ट्राई करके बताइए कमेंट में। पार्ट 5, अपने थॉट्स की कोट। मेरी एक कॉलीग थी प्रिया, 27 साल की, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, लेकिन हमेशा टेंशन में रहती थी, हमेशा वरिड। एक दिन लंच ब्रेक में मैंने पूछा, प्रिया तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों रहती हो? उसने कहा, भाई साहब मुझे लगता है लोग मुझे पसंद नहीं करते। जब मैं मीटिंग में बात करती हूँ तो सब मुझे जज कर रहे होते हैं। मैं काफ़ी अच्छी नहीं हूँ, मैं काम में भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैंने बीच में ही रोका, रुको, ये सब किसने कहा? किसी ने नहीं, बट मुझे लगता है। तो तुमने ये सब खुद अज्यूम किया? कोई कॉन्क्रीट प्रूफ है? वो रुक गई। मैंने कहा, प्रिया अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने काम में बेकार हो तो तुम मुझसे प्रूफ मांगोगी ना, एविडेंस मांगोगी ना, तो फिर अपने ही थॉट्स से प्रूफ क्यों नहीं मांगती? उसने सोचा। पहली बार उसने रियलाइज किया उसने अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव कर लिया था। हमारे दिमाग में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम हर थॉट को सच मान लेते हैं। मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन क्या तुमने कभी इन थॉट से पूछा तुम्हारा प्रूफ क्या है? ये अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में यूज होती है। इसका बेसिक आइडिया सिंपल है, हर थॉट को फाइनल वर्डिक्ट मत मानो, उसे कोर्ट में खड़ा करो, उससे सवाल पूछो। जैसे एक लॉयर एविडेंस मांगता है, वैसे ही तुम अपने थॉट से मांगो, ये थॉट कहाँ से आई, इसका एविडेंस क्या है, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ इमेजिनेशन, क्या पास्ट में भी ऐसा हुआ है, क्या कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन हो सकती है? ज्यादातर केसेस में तुम्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलेगा, और जैसे ही तुम ये रियलाइज करोगे उस थॉट की पावर खत्म होने लगेगी। तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, लेकिन वो हमेशा ट्रूथफुल नहीं होता। वो हाफ इन्फॉर्मेशन लेकर पूरी कहानी बना देता है। एक छोटी सी गलती हुई और दिमाग कहता है सब कुछ खत्म हो गया, मैं लूजर हूं। किसी ने रिप्लाई देर से किया और दिमाग कंक्लूजन निकालता है, वो मुझसे नाराज है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। सीबीटी इन ऑटोमेटिक स्टोरीज को स्लो करके देखता है। ये पूछता है, क्या कोई और एक्सप्लेनेशन हो सकती है? क्या मैं सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो ही देख रहा हूं? अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, ये करो। 1, उस थॉट को एक कागज पर लिखो। 2, उसके नीचे लिखो एविडेंस। 3,
ऑनेस्टली सोचो, क्या कोई सॉलिड कॉन्क्रीट प्रूफ है? एग्जाम्पल, थॉट, मैं अपने काम में बेकार हूँ। एविडेंस, क्या तुम्हारे बॉस ने ये कहा? क्या तुम्हें फायर कर दिया? या सिर्फ तुम्हारा दिमाग ये कह रहा है? ज्यादातर आंसर होगा नहीं, सिर्फ मेरा दिमाग। फिर लिखो ऑल्टरनेटिव थॉट, मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस स्लोली तुम्हारे दिमाग को रीट्रेन करती है। थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, उन्हें पावर तुम देते हो। पावर वापस लेना भी तुम्हारे हाथ में है। हर थॉट को इंटेरोगेट करो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कौन सा ऐसा थॉट है जो बार बार आता है और तुम्हें परेशान करता है? कमेंट में लिखिए। पार्ट 6, अपने आप से बातें, दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह। मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था। एक लड़का मेरे बगल में था, उम्र करीब 22-23 साल। वो हर एक्सरसाइज के बाद खुद को बुरा भला कह रहा था। लाउडली नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया। यार तू कितना वीक है, इतना भी नहीं उठा सकता। देख कितने लोग तुझसे बेटर हैं। तू कभी इंप्रूव नहीं करेगा, लूजर। मैंने कहा, भाई अगर मैं तुमसे यही बातें कहूँ तो? उसने सरप्राइज होकर मुझे देखा। तो मैं जिम छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तो फिर खुद को क्यों कह रहे हो? वो रुक गया, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं, उसने कहा। मैंने कहा, सोचो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, तुम्हारा वर्स्ट एनिमी नहीं। हम जिंदगी भर सबसे ज्यादा बातें खुद से करते हैं। सुबह उठते ही, उफ आज फिर से काम, थक गया हूँ। काम करते समय, मैं इतना स्लो क्यों हूँ, दूसरे लोग जल्दी कर रहे हैं। गलती होने पर, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। रात को सोते समय, आज का दिन वेस्ट हो गया, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया। ये इंटरनल डायलॉग इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें लगता ही नहीं कि इसका हमारी रियलिटी पर कितना गहरा असर पड़ता है। अगर कोई दोस्त तुमसे ऐसे बोले तो तुम उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद से ऐसे बोलना नॉर्मल लगता है। ये हिपोक्रेसी है, क्योंकि जिस तरह तुम खुद से बात करते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, वही तुम्हारा सेल्फ इमेज बन जाता है। अगर तुम रोज खुद को फेलियर बुलाओगे तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से बिहेव करेगा, वो उसी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेगा। अगर तुम रोज खुद को आई कांट डू दिस कहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली गिर जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद से जेंटली, काइंडली, सपोर्टिवली बात करो, जैसे तुम किसी अच्छे दोस्त से करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी ही बदल जाती है। अगली बार जब कोई हल्ती हो, नोटिस करो तुम खुद से क्या कह रहे हो। अगर तुम खुद को इंसल्ट कर रहे हो, रुको, पॉज लो, फिर सोचो, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे बोलूंगा? नहीं ना? तो फिर खुद से भी वैसे ही बात करो, जेंटली, कंपैशनेटली। गलती हो गई, इट्स ओके, मैं इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। ये छोटा सा शिफ्ट सेल्फ क्रिटिसिज्म से सेल्फ कंपैशन तक तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। एक और टेक्निक, मिरर प्रैक्टिस। हर दिन सुबह मिरर में अपने आप को देखो और कहो, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, मैं इनफ हूँ। पहले ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन स्लोली ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में सेटल होने लगेगा। तुम खुद के सबसे बड़े क्रिटिक हो या चीयर लीडर, ये तुम डिसाइड करते हो। हर दिन, हर मोमेंट, चूज वाइजली। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ऑनेस्टली बताइए कमेंट में। पार्ट 7, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन। मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, वो अपने बॉयफ्रेंड विक्रम के साथ 5 सालों से थी, लेकिन हर महीने वो रोती थी, हर महीने सेम प्रॉब्लम्स। वो मुझसे ढंग से बात नहीं करता, वो मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने कभी डायरेक्टली नहीं कहा था, लेकिन एक दिन वो टूटी हुई आई। उसने फिर किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने पूछा तो बोला, तू ओवर रिएक्ट कर रही है। मैंने कहा, मुझे हर्ट हो रहा है, तो बोला, तेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैंने पूछा, नेहा तुम इसे क्यों नहीं छोड़ देती? उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता है वो बदल जाएगा। अगर मैं और एडजस्ट कर लूँ, अगर मैं और समझा दूँ, अगर मैं और सैक्रिफाइस कर लूँ। मैंने कहा, नेहा 5 साल हो गए, वो चेंज हुआ नहीं? तो 5 साल और वेट करोगी? वो चुप हो गई। मैंने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ठीक करना, लेकिन तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के साथ है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम खुद को रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं। अगर मैं थोड़ा और एडजस्ट कर लूँ, अगर मैं थोड़ा और समझा दूँ, अगर मैं थोड़ा और सैक्रिफाइस कर लूँ, तो वो बदल जाएगा। लेकिन सच ये है, तुम किसी को हील नहीं कर सकते अगर वो खुद हील नहीं होना चाहता। चेंज हमेशा किसी और के कंट्रोल में होता है, तुम्हारे नहीं। तुम सिर्फ इतना डिसाइड कर सकते हो कि मैं इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करूंगा या नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप को पकड़े रहने के पीछे बहुत सारे फियर्स होते हैं। अकेले रहने का डर, सोसाइटी के सवालों का डर, मैं इनफ नहीं हूँ इसका डर, मुझे कोई और नहीं मिलेगा इसका डर। लेकिन ये सब फियर्स तुम्हें एक ऐसी जगह पकड़े रखते हैं जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। लेटिंग गो यहाँ सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ लव है।
तुम्हें किसी को अपनी खुशी, पीस, मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस करके खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हें कंसिस्टेंटली हर्ट कर रहा है तो खुद से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो। पहला, मैं क्यों रुका हूँ, फियर से या लव से? रियल लव तुम्हें ग्रो करता है, तुम्हें डिमिनिश नहीं करता। दूसरा, क्या मैं 5 साल बाद भी इस सिचुएशन में रहना चाहता हूँ? अगर आंसर नहीं है तो फिर आज ही से एक्शन लेना शुरू करो। तीसरा, क्या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को इस रिलेशनशिप में रहने की एडवाइस दूंगा? अगर आंसर नहीं है तो तुम खुद को ये एडवाइस क्यों नहीं देते? लीविंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेव स्टेप है, वीक स्टेप नहीं। किसी को खोने का डर खुद को खोने से ज़्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी खुद के साथ है। क्या आपने कभी किसी के लिए खुद को खोया है? कमेंट में शेयर कीजिए। पार्ट 8, इमोशंस विजिटर हैं, रेजिडेंट नहीं। मेरे पापा की जॉब चली गई थी। वो 52 साल के थे, कंपनी में 20 साल काम किया था। सडनली रिट्रेंचमेंट। वो पूरे दिन चुप रहते थे, स्माइल नहीं करते थे, खाना भी ठीक से नहीं खाते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, पापा आप ठीक हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं जानता था वो ठीक नहीं थे। मैंने कहा, पापा आप रोज सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, हर्ट महसूस कर सकते हैं, ये सब नॉर्मल है। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे स्ट्रांग रहना है, मैं घर का हेड हूँ, अगर मैं टूट गया तो? मैंने कहा, पापा स्ट्रांग होने का मतलब फील नहीं करना नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब फील करके भी आगे बढ़ना है। जो इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करता है वो एक दिन अंदर से टूट जाता है। उस दिन पापा रोए बहुत देर तक, और उसके बाद वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को एक्नॉलेज किया था। लेटिंग गो का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है। दर्द होगा, गुस्सा आएगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, सैडनेस होगी, ये सब ह्यूमन है, नेचुरल है। लेकिन लेटिंग गो का मतलब है उस इमोशन को फील करना, एक्नॉलेज करना, अंडरस्टैंड करना, और फिर उसे अपने अंदर परमानेंट रेसिडेंट नहीं बनने देना। इमोशन एक विजिटर की तरह है। वो आता है, नॉक करता है, तुम डोर खोलते हो, उससे मिलते हो, अंडरस्टैंड करते हो, लेकिन फिर वो चला जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम उस विजिटर को अंदर बैठा लेते हो, उसे कमरा दे देते हो, उसे सेटल होने देते हो, और फिर वो तुम्हारे घर का ओनर बन जाता है। एंगर को अगर तुम होल्ड करो तो वो रिजेंटमेंट बन जाती है। सैडनेस को अगर तुम सप्रेस करो तो वो डिप्रेशन बन जाती है। फियर को अगर तुम अवॉइड करो तो वो एंग्जाइटी बन जाती है। लेकिन अगर तुम इमोशंस को फील करो, प्रोसेस करो और फिर रिलीज करो तो वो नेचुरली फ्लो होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, ये ट्राई करो। पहला, फील करो, सप्रेस मत करो। इस समय मैं हर्ट फील कर रहा हूँ, एक्नॉलेज करो। नाम दो, ये एंगर है, ये सैडनेस है, ये फियर है। नेमिंग इमोशंस उनकी पावर को कम करती है। ब्रीथ करो, डीप ब्रेथ्स, इमोशन को फील करो अपने बॉडी में। कहाँ है? चेस्ट में, स्टमक में, थ्रोट में। जेंटली रिलीज करो। इमेजिन करो इमोशन एक वेव की तरह आया और जा रहा है। तुमने उसे देखा, एक्नॉलेज किया, और अब वो जा रहा है। कंपैशन रखो, खुद से कहो, इट्स ओके टू फील दिस, मैं इंसान हूं, ये फीलिंग्स नेचुरल हैं। जर्नलिंग भी हेल्प करती है। अपनी फीलिंग्स को लिखो, अनसेंसर्ड, किसी को दिखाना नहीं है, बस पोर आउट करो। फील करना वीक होना नहीं है, फील करके भी खड़े रहना वही स्ट्रेंथ है। इमोशंस विजिटर्स हैं, उन्हें आने दो, लेकिन परमानेंट रेसिडेंट्स मत बनाओ। आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं या एक्सप्रेस? कमेंट में बताइए। पार्ट 9, प्रोसेस को प्यार करना सीखो। मैं एक पेंटर को देख रहा था, एक छोटा सा पार्क में। वो घंटों कैनवस के सामने बैठा था। ब्रश स्ट्रोक, पॉज, ऑब्जर्वेशन, फिर ब्रश स्ट्रोक। मैंने नोटिस किया वो बहुत स्लो काम कर रहा था, काफी धीरे। मैं क्यूरियस था, मैंने पूछा, आप इतनी धीरे क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी भी तो कर सकते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं पेंटिंग एंजॉय कर रहा हूं, हर स्ट्रोक को महसूस कर रहा हूं, कलर्स को ब्लेंड होते देख रहा हूं। अगर मैं सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचूं कि ये पेंटिंग जल्दी कंप्लीट हो जाए, लोगों को पसंद आए, किसी गैलरी में लग जाए, तो ये मोमेंट मिस हो जाएगा, और ये मोमेंट ही तो असली मैजिक है। मैंने कहा, लेकिन रिजल्ट भी तो इंपॉर्टेंट है। उसने कहा, रिजल्ट अपने आप आता है जब प्रोसेस सही हो, लेकिन अगर सिर्फ रिजल्ट पर फोकस रखो तो प्रोसेस एक बोझ बन जाता है, मज़ा नहीं आता, और जब मज़ा नहीं आता तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि रिजल्ट मैटर करता है, अच्छे मार्क्स लाओ, फर्स्ट पोजीशन आओ, प्रमोशन लो, सक्सेसफुल बनो। लेकिन कोई नहीं सिखाता कि प्रोसेस को एंजॉय करो, जर्नी को वैल्यू दो। राइटर लिखता है क्योंकि उसे लिखना पसंद है, सिर्फ बेस्ट सेलर बनने के लिए नहीं।
एथलीट प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग प्रोसेस पसंद है, सिर्फ मेडल के लिए नहीं। म्यूजिशियन रोज आवर्स प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसे म्यूजिक बनाना पसंद है, सिर्फ फेम के लिए नहीं। जब तुम प्रोसेस एंजॉय करते हो तो जर्नी मीनिंगफुल बन जाती है, चाहे डेस्टिनेशन कुछ भी हो। आउटकम पर ऑब्सेशन तुम्हें इम्पेशेंट बनाता है, तुम्हें एंग्शियस बनाता है, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। लेकिन जब तुम एक्शन पर, प्रोसेस पर फोकस करते हो तो कंपैरिजन कम होती है, क्योंकि तुम दूसरों के रिजल्ट से खुद को मेजर नहीं कर रहे। प्रेशर कम होता है क्योंकि तुम सिर्फ अगले स्टेप पर फोकस कर रहे हो। इंजॉयमेंट बढ़ती है क्योंकि तुम एक्चुअली काम को फील कर रहे हो। ग्रोथ नेचुरल होती है क्योंकि तुम लर्न कर रहे हो, परफॉर्म नहीं कर रहे। आज से ये सोचना बंद करो कि मुझे ये रिजल्ट हासिल करना है, और ये सोचना शुरू करो कि आज मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, आज के काम को पूरी ऑनेस्टी से करूंगा। हर दिन खुद से ये पूछो, क्या मैंने आज अपना काम दिल से किया? अगर आंसर हाँ है तो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। यही माइंडसेट तुम्हें रेजिलिएंट बनाता है, हम्बल बनाता है और लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल भी बनाता है। यूनिवर्स तुमसे रिजल्ट नहीं, एफर्ट मांगता है। एफर्ट तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। प्रोसेस को प्यार करो, आउटकम नेचुरली फॉलो करेगा। क्या आप अपनी जर्नी एंजॉय करते हैं या सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं? कमेंट में बताइए। FAQs। क्वेश्चन 1, अगर पास्ट मुझे हॉन्ट करता रहे तो क्या करूं? यह सबसे कॉमन स्ट्रगल है। पास्ट को रिलीज करना एक प्रोसेस है, ओवरनाइट नहीं होता। पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि जो हुआ सो हुआ। तुम उस टाइम पर अपनी बेस्ट कैपेसिटी से डील कर रहे थे। तुम उस वक्त जो इंफॉर्मेशन, जो मैच्योरिटी, जो रिसोर्सेज थे, उसी के हिसाब से डिसीजन लिया था। हर बार जब पास्ट का थॉट आए, पहला एक्नॉलेज करो कि हाँ ये हुआ था। दूसरा, कंपैशन रखो, मैं उस वक्त अपनी बेस्ट कर रहा था। तीसरा, रीडायरेक्ट करो, लेकिन अब मैं प्रेजेंट में हूं और यहां से मैं आगे बढ़ सकता हूं। जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। अपनी फीलिंग्स लिखो, अनसेंसर्ड, किसी को दिखाना नहीं है, बस पोर आउट करो। अगर पास्ट ट्रॉमा बहुत डीप है तो प्रोफेशनल थेरेपी कंसिडर करो। कोई शेम की बात नहीं है, थेरेपी एक टूल है हीलिंग का। टाइम के साथ स्लोली पास्ट की ग्रिप कम होती जाएगी, लेकिन पेशेंस रखो। हीलिंग लीनियर नहीं होती, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन मुश्किल, लेकिन ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगी। क्वेश्चन 2, लेटिंग गो और गिविंग अप में क्या फर्क है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेटिंग गो का मतलब है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना, अपनी पीस चूज करना, आउटकम को थोड़ा लूज पकड़ना और प्रोसेस पर फोकस करना। एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना मतलब लेटिंग गो, क्योंकि तुम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम उस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो या नहीं। गिविंग अप का मतलब है अपने गोल्स, ड्रीम्स, एफर्ट्स को छोड़ देना, हार मान लेना, ट्राई करना बंद कर देना। एग्जाम्पल, मुश्किल फेज आ गया और तुमने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए, मतलब गिविंग अप। लेटिंग गो तुम्हें फ्री करता है, गिविंग अप तुम्हें रिग्रेट देता है। लेटिंग गो कहता है मैं अपनी बेस्ट करूंगा लेकिन रिजल्ट मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। गिविंग अप कहता है मुश्किल है तो मैं छोड़ देता हूं। डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग लेटिंग गो को वीकनेस समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि लेटिंग गो करेज का काम है। क्वेश्चन 3, क्या ओवरथिंकिंग कभी कंप्लीटली बंद हो सकती है? ऑनेस्टली, कंप्लीटली बंद होना मुश्किल है, क्योंकि सोचना दिमाग का नेचुरल फंक्शन है। लेकिन ओवरथिंकिंग को मैनेज किया जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। पहला, जब भी तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो उस जगह से हट जाओ, वॉक कर लो, म्यूजिक सुन लो। दूसरा, अपने थॉट्स को चैलेंज करो, क्या ये असली सोच है या मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं? CBT टेक्निक्स यूज करो, अपने थॉट्स को क्वेश्चन करो, एविडेंस मांगो, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस देखो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन इवन 5 मिनट्स डेली, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बॉडी स्कैन। जर्नलिंग, अपने थॉट्स को पेपर पर उतारो, दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करो, वॉक करो। फिजिकल मूवमेंट ओवरथिंकिंग को रीडायरेक्ट करती है। गोल ये नहीं है कि थॉट्स कंप्लीटली बंद हो जाएं, गोल ये है कि तुम थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करो। तुम्हारा रिस्पॉन्स कॉन्शियस हो, तुम थॉट्स और रियलिटी में डिफरेंशिएट कर पाओ। ओवरथिंकिंग एक हैबिट है और हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है, टाइम और प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन पॉसिबल है। Q4, अगर मैं अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ दूं तो क्या मैं सेल्फिश हूं? बिल्कुल नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फिश नहीं है, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं है, सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है।
तुम्हें किसी को अपनी खुशी, पीस, मेंटल हेल्थ और सेल्फ वर्थ सैक्रिफाइस करके खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हें कंसिस्टेंटली हर्ट करती है, तुम्हें डिमिनिश करती है, तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम्हें इमोशनली ड्रेन करती है, तुम्हें कंट्रोल करती है, तो तुम्हें पूरा हक है उस रिलेशनशिप से बाहर आने का। सेल्फिशनेस का मतलब है अपनी खुशी के लिए डेलिबरेटली दूसरों को हर्ट करना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी वेलबींग को प्रोटेक्ट करना। तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के साथ है। अगर तुम खुद टूट गए तो तुम किसी और की हेल्प कैसे करोगे? एरोप्लेन में कहते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर दूसरों की हेल्प करो। लाइफ में भी यही है। लीविंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेव डिसीजन है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है और एब्सोल्युटली राइट डिसीजन है। कंक्लूजन, तो हम यहाँ तक पहुंचे, एक लंबी जर्नी, दिमाग के शोर से शांति तक। लेकिन सच बताऊं, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कुछ दिन तुम स्ट्रांग महसूस करोगे, लगेगा सब समझ आ गया, कंट्रोल में है सब। और कुछ दिन तुम फिर से पुराने पैटर्न्स में गिर जाओगे, फिर से ओवरथिंक करोगे, फिर से पास्ट को रीप्ले करोगे। और ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि हीलिंग लीनियर नहीं होती, ग्रोथ लीनियर नहीं होती। 2 स्टेप्स आगे, 1 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप्स आगे, मगर डायरेक्शन आगे की तरफ है और यही मैटर करता है। हमने जो सीखा उसका समरी, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। दूसरों का बिहेवियर, पास्ट की गलतियां, फ्यूचर की अनसर्टनिटी, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं। अपने थॉट्स को ब्लाइंडली मत मानो, उनसे सवाल पूछो, एविडेंस मांगो। वो सिर्फ थॉट्स हैं, फैक्ट्स नहीं। खुद से दोस्ती करो, जिस तरह तुम किसी दोस्त से बात करते हो वैसे ही खुद से भी करो, जेंटली, काइंडली। प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट पर ऑब्सेशन छोड़ो, आज के काम पर फोकस रखो। इमोशंस को फील करो लेकिन रेजिडेंट मत बनाओ, उन्हें आने दो, फील करो लेकिन फिर जाने भी दो। स्लो होना सीखो, हर समय फास्ट होना जरूरी नहीं। साइलेंस में भी ब्यूटी है। टॉक्सिक को छोड़ो, पीस को चुनो। किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन को अपनी वर्थ से मत जोड़ो। ये सब जानना अलग बात है, इम्प्लीमेंट करना अलग। रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन थोड़ा स्लोली। कभी तुम गिरोगे, इट्स ओके, उठो और फिर से ट्राई करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जो अपने दिमाग के शोर से लड़ रहे हैं, जो शांति ढूंढ रहे हैं। तुम नॉर्मल हो, तुम ह्यूमन हो। और अगर तुम यहाँ तक पढ़ सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप ले चुके हो, अवेयरनेस का स्टेप। क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तब तक तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम जानते हो, अब तुम्हारे पास टूल्स हैं, अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है। बस अब इन्हें डेली लाइफ में लाना है। और याद रखो, पीसफुल माइंड एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रैक्टिस है। हर दिन, हर मोमेंट एक चॉइस। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर कोई एक बात भी तुम्हारे काम आई हो, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, बहुत लोगों की कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। और बुक सफर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का चैनल नहीं है, ये एक जर्नी है टुगेदर। और कमेंट में ज़रूर बताओ कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा रेजोनेट हुई, तुम्हारा स्ट्रगल क्या है। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं हम अकेले नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ, एक नई रियलाइजेशन के साथ। तब तक खुद से प्यार करो, खुद को माफ़ करो और खुद के साथ रहो। बुक सफ़र, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर चढ़ने का नाम है, धीरे धीरे, एक स्टेप एट अ टाइम।